हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं फ्री हैंड मैपिंग की एक और क्लास। आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आई थिंक आप सभी ने बेहतर तरीके से थंबनेल में देख लिया होगा और मेरे पीछे जो इमेज लगी हुई है बेसिकली ये फ्री हैंड ड्रॉ है। बेसिकली इस इमेज से आपको क्लियर हो चुका है कि आज की क्लास में हम जो है वो महासागरीय जलधाराओं के बारे में देखने वाले हैं। देखिए, मैं क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। याद रखिएगा कि सामान्यतः इस डायग्राम का यूज करके जो मैंने प्लॉट करा क्लास स्टार्ट होने के 5 या 7 मिनट पहले ही मैंने इसे ड्रॉ करा है और इजीली हम जो है इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसे समझा सकते हैं कि एक भाई कैलिफोर्निया करंट है जो उत्तरी अमेरिका के जो है वेस्टर्न साइड आता है, एक जो है जो रेड मार्कर से बना हुआ है गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्वेजियन करंट है, नॉर्थ करंट है और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। और इस प्रकार से हम जो है वो सारे करंट के नाम जान ले और किस महाद्वीप के किस ओर आते हैं इसके बारे में जानकारी ले ले। ये कहलाता है बेसिकली मैपिंग। पर याद रखें कि प्रश्न जब कभी आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप जो है एक बार इसे सर्च करें कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक मैं नोन कर पा रहा हूं चीजों को, वहां तक ऐसा है कि सामान्यतः इस प्रकार से डिटेल में समझाया नहीं जाता है यूट्यूब पर। मैं ये मानकर चलता हूं कि मैं आज की इस क्लास में केवल और केवल आपको जो है वो करंट कहां पर है और कितने हैं, सिर्फ इस तक हम लिमिट नहीं रहेंगे। हम एक्चुअल में जो यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं या जिस प्रकार के अप्रोच की आवश्यकता होती है हम उसे देखने का प्रयास करेंगे। याद रखें कि यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन से कारक हैं जो सागर के अंदर महासागरीय जलधाराओं को जन्म देते हैं। मतलब वो फैक्टर्स कौन से हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओशन वाटर करंट। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हम देखेंगे कि मैं आपको एक मॉडल बताऊंगा। याद रखिए, इस मॉडल को अगर आपने याद कर लिया, मतलब स्टार्टिंग के आधे घंटे में मैं एक मॉडल आपको समझाने वाला हूं रादर देन कि मैं इस पर आ जाऊं डायरेक्ट। मैं आधे घंटे में आपको एक ऐसा मॉडल समझाऊंगा जिसको आपको एक बार याद कर लेना है, इसके बाद केवल नाम बदलेंगे, काम वही रहेगा। मतलब किस तरफ कोल्ड वाटर करंट है, किस तरफ वार्म वाटर करंट है, अर्थात किस तरफ जो है ठंडी जलधारा है, किस तरफ गर्म जलधारा है, और इसी प्रकार से उन जलधाराओं का ड्रिफ्ट किस प्रकार से होगा, मोशन किस प्रकार से होगा, कहां पहुंचने पर वो क्या करने वाली हैं, ये आप इजीली समझ जाएंगे। अगर आपने उस मॉडल को अपने दिमाग में सेटल कर लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं यूपीएससी में अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर रॉक सॉलिड 100% बनेगा। 24 कैरेट योर सब्जेक्ट विल बी ट्रिगर्ड। फाइन, आपको सारा सब्जेक्ट, सारा जो टॉपिक है, बेसिकली सब्जेक्ट से मेरा आशय यह है इस टॉपिक से वो पूरी तरह से क्लियर होगा। बस इसकी एक एक्सपेक्टेशन होगी। पहली चीज, प्रयास करें कि पहली बार में नोट्स ना बनाएं, क्योंकि पहली बार में अगर आप नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे। सेकेंड चीज याद रखिए कि आपको यह करना है कि एक बार नोट्स बन गए उसके बाद जो मैं स्टार्टिंग में जो मॉडल वाला पोर्शन समझाऊंगा, याद रखें उसे एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, आपने एक बार उसे समझ लिया, उसके बाद आपको दोबारा इस चीज को समझने की आवश्यकता नहीं होगी। और याद रखें इसी प्रकार से पढ़ा जाता है एक्चुअल में यूपीएससी में। ये बहुत मैं कितने बार समझा चुका हूं कि याद रखें एक प्रोफेशनल अप्रोच की आवश्यकता होती है चीजों को समझने के लिए और उन्हें अंडरस्टैंड करके उस चीज को जो है वो आगे अपने इनेक्ट करने के लिए एग्जाम में। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये है बेसिकली मेजर ओशन वाटर करंट। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जुड़कर इसे डाउनलोड कर लीजिए। एज इट इज आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, आज के ही लेक्चर की नहीं, प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं सभी की पीडीएफ जो है उसमें अपलोडेड है। आप ज्वाइन करेंगे इजिली आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। क्या है टेलीग्राम चैनल का नाम, तो याद रखिए इसका नाम है अभिनव बौरे ज्योग्राफी। इस चैनल के माध्यम से जो है आप जुड़कर मेरी सारी पीडीएफ्स को जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। ज्योग्राफी पूरा रहेगा, आप जो है इसे डाउनलोड कर लें। चलिए तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं और याद रखिए कि आपको इस क्लास में आप बहुत सारी चीजें जो है वो समझने की आवश्यकता होगी। क्लियर, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आप लोग जो है पूरे धैर्य के साथ, पूरे जो है वो संयम के साथ क्लास को देखेंगे। और ये याद रखिए कि आपको कुछ चीजें जल्दी समझ में नहीं आएंगी, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो महासागरीय जलधाराएं हैं, जो महासागरीय जलधाराएं हैं, याद रखें कि ये जो जलधाराएं आपको दिखाई देती हैं, पहली चीज तो ये सागर में चलने वाली एक विशालकाय नदी के समान होती हैं। फाइन,
ये सागर में चलने वाली एक नदी के समान होती है। अब यहीं पर रुक जाइए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसका अप्लाइड पार्ट क्या है। अगर मैं आपसे कहूं एक समय पर जो है एक एक्सीडेंट हुआ था टाइटैनिक नाम का, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था, इसके पीछे का रीजन भी महासागरीय जलधाराएं। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट जो फिशरी हॉटस्पॉट है जिसे कहा जाता है नोवा सिकोटिया वाला एरिया, न्यू फाउंडलैंड वाला एरिया, कनाडा वाला, वो इसी से कनेक्टेड है। अगर मैं आपसे कहूं कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही क्यों मरुस्थल होते हैं, इसी से कनेक्टेड है। अगर मैं आपसे कहूं कि ओशन वाटर करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैवलिंग ऑफ वेरियस शिप फ्रॉम वन टू अनदर एरिया, एक से दूसरे क्षेत्र जाने के लिए जो शिप का हम यूज करते हैं वो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। याद रखें हर एक चीज ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। अगर आप उसे समझने पर आएंगे, उस तरीके से समझेंगे, आपका आंसर जो है सुपर डायनेमिक होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए, तो एक चीज याद रखें कि एक तो महासागरीय जलधाराएं जो है सागरों में चलने वाली एक नदी के समान होती हैं। अगर मैंने आपको उदाहरण दिया, आइए इसे यहां देखें और यहां से अपना कंसेप्ट बिल्ड करना स्टार्ट करें। याद रखें अगर मैंने इस प्रकार से ड्रॉ करा कि ये है बेसिकली एक सागर, फाइन, ये सागरी प्लेट है, समझिएगा इस प्रकार से। और ये याद रखें कि हम किस तरीके से देख रहे हैं इसे, मतलब हमारा व्यू क्या है इसे देखने का। तो ध्यान दें, ये है एक महाद्वीप और इसी प्रकार से ये भी है एक महाद्वीप, अर्थात ये दो कॉन्टिनेंटल एरियाज हैं। क्लियर। अब इसके बीच में याद रखिए यहां पर भरा हुआ है पानी बेसिकली, ठीक है, ये है पानी वाला एरिया। अब समझिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सागर की सतह पर इस प्रकार से जो है आपको पानी का रोटेशन दिखता है। यहां ध्यान दें, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की तरफ जा रहा है सागर का पानी। याद रखें नीचे के वाटर में, नीचे के पानी में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। इससे समझिएगा ये सतह के जो पानी है, फाइन, यानी कि जो सरफेस वाटर है, जस्ट अ सेकेंड, याद रखें जो पानी सतह के पास होता है सरफेस वाटर होता है, इसका मूवमेंट है, ना कि अंदर के पानी का। ज्यादा अगर मूवमेंट हुआ तो ये सब सरफेस वाटर हो जाता है। अभी मैं आपको दोनों चीजें समझाऊंगा। यानी कि सतह का पानी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिए कि जो महासागरीय जलधाराएं हैं, याद रखिएगा ये जलधाराओं को जो है आप दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक महासागरीय जलधाराएं जो है आपको गर्म दिखाई देंगी, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, जिन्हें कहा जाता है हॉट वाटर करंट या फिर वार्म वाटर करंट, वार्म वाटर करंट। और याद रखिए एक और होती है जिसे कहा जाता है, वार्म को कहा जाता है गर्म जलधाराएं, और एक और है जिसे कहा जाता है ठंडी जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं। अब यहां दूसरी चीज ध्यान दीजिए, याद रखिएगा जो ठंडी जलधाराएं इसे कहा जाता है कोल्ड वाटर करंट। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये दो प्रकार की जलधाराएं। अब ये जलधाराएं किस स्थान पर आती हैं, ये किस बात पर निर्भर करता है, इस पर अब आप पूरा फोकस देंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। वो कौन से घटक हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो महासागरीय जलधाराओं को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब सागर के अंदर पानी एक स्थान से दूसरे स्थान जा ही क्यों रहा है, क्या वो कारण है कि महासागरीय जलधारा का जन्म होता है, क्या कारण है कि महासागर जो है जल एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाह रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, याद रखें, यानी कि वो घटक या फिर वो फैक्टर्स कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं बेसिकली महासागरीय जलधाराओं के जन्म के लिए। फाइन, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, यहां ध्यान से देखिए, याद रखें कि वो फैक्टर्स में क्या क्या आता है। तो सबसे पहली चीज याद रखें कि जो कारक हैं वो सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर घूर्णन होता है। फाइन, मतलब अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रोटेशन या फिर घूर्णन, पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज याद रखिए कि जो पृथ्वी का घूर्णन है ये किस दिशा में होता है। तो हमेशा याद रखिए पृथ्वी का घूर्णन जो है वो पश्चिम से अर्थात वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में होता है।
फाइन, मतलब पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती है, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिए कि इसे हम लिखें पश्चिम से पूर्व की दिशा में। दूसरी चीज याद रखिएगा कि जो पृथ्वी में आपको अलग अलग स्थान पर महासागर दिखाई देते हैं, यानी कि जो महासागरीय क्षेत्र हैं, याद रखिए इनके जो जल है उसमें लवणता की मात्रा अर्थात सैलिनिटी ये डिफरेंट डिफरेंट होती है, इसमें अंतर होता है। और अब आप कहेंगे कि सर इस अंतर का क्या प्रभाव होगा, तो कुछ नहीं बच्चे, याद रखिएगा कि इस लवणता में अंतर के कारण जो है वो घनत्व अर्थात डेंसिटी में अंतर आ जाता है। तो एक आपने देखा क्या, एक आपने देखा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और यही मेजर कारण है। याद रखिए कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही मुख्यतः जो है महासागरीय जलधाराओं का जन्म होता है, आप ऐसा समझिए। फाइन। दूसरी चीज है महासागरीय जलधाराओं में या फिर आप कहें जो महासागर है उसके जल में अलग अलग महासागर की लवणता अलग अलग होती है। प्रशांत महासागर की अलग होगी, हिंद महासागर की अलग होगी। ये घनत्व में अंतर लाता है और दो अलग अलग घनत्व वाले जलों के बीच में जो है महासागरीय जलधाराएं देखने को मिलती हैं। और ये याद रखिए कई बार इसे जो है वो घुमाकर इस प्रकार से भी लिख दिया जाता है कि जो महासागरीय जल है इसके तापमान में भी अंतर होता है, जो तापमान है इसमें भी अंतर होता है। और ये याद रखिए तापमान का अंतर भी जो है जलधाराओं को जन्म देता है। आपने देखा होगा कि जो पानी होता है जब आप किसी पतीली में उसे गर्म करते हैं तो पानी जो है ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर इस डायरेक्शन में गोल गोल रोटेट करता है, ये तापमान के अंतर के कारण ही होता है। तो याद रखिए एक तापमान का अंतर समझ लीजिए, एक जो है वो लवणता का अंतर समझ लीजिए, मुख्यतः जो है अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। और ये चीज आपको अपने माइंड पर सेटल करनी होगी। अब मैं यहां पर एक चीज आपको और समझाना चाहूंगा। याद रखें कि अगर मैं आपसे कहूं तो ये है पृथ्वी, क्लियर, ये हुआ हमारी अर्थ। अब ध्यान से देखिएगा, याद रखें अर्थ रोटेट कर रही है कैसे, तो अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में, यानी कि जो पश्चिमी दिशा है उससे पूर्व की दिशा में मूव कर रही है। अब समझिएगा जब अर्थ पश्चिम से पूर्व जाएगी तो आप इमेजिन करें जब आप किसी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो जब ट्रेन अगर आगे की दिशा में जा रही है तो ट्रेन से बाहर देखने पर जो पेड़ दिखाई देते हैं या फिर जो स्थलाकृतियां दिखाई देती हैं या फिर जो स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको किस डायरेक्शन में जाते हुए दिखते हैं, बट ऑब्वियस है ये आपको जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखते हैं। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो चीजें उस डायरेक्शन में जाएंगी। बस कुछ इसी प्रकार का होता है। याद रखिए कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है तो याद रखिए यहां पर जो पानी है वो पानी भी इस अक्ष के अराउंड जो है वो दूसरी डायरेक्शन में इस प्रकार से घूमता है। फाइन, अर्थात यहां से सागर का जल जो है वो चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, अब ये एक जलधारा बनी, ठीक है, जहां पर सागर की सतह का जल जो है वो दूसरी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करा। अब याद रखिए जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो यहां जल का स्तर जो है वो कम हो जाएगा, क्लियर। और जब यहां पर जल का स्तर कम हो जाएगा तो फिर एक जल की धारा चलना स्टार्ट होगी। याद रखिए वो इस डायरेक्शन से चलेगी और इसे फुलफिल करने का प्रयास करेगी। फाइन, अब ये जब यहां जाएगा तो याद रखिए यहां पर किसी महाद्वीप से टकराने के पश्चात इस प्रकार से मूव करेगा। अब ये एक सिस्टम बनाता है, इसी सिस्टम को बेसिकली हम जो है अभी पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने सतही तौर पर बताया, अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से समझाने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या होता है इक्वेटोरियल करंट, अर्थात जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का उष्ण वाला एरिया है, एग्जैक्टली जहां पर जो है तापमान ज्यादा होता है वहां चलता है इक्वेटोरियल करंट, फिर काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ये समझेंगे। फिर जब आप इसके नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सुपर नेक्स्ट लेवल की होगी। फाइन, तो देखिए ये महासागरीय जलधाराओं के बारे में एक इंट्रोडक्शन हुआ। अब आ जाइए सेकंड पार्ट देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जलधाराएं हैं बेसिकली जो हमें अभी देखनी है। फाइन, इसमें बैकग्राउंड जो है वो अलग हो गया, बट डोंट वरी, मैं आगे जो है आप लोगों को इसके बारे में बेहतर तरीके से और भी चीजें क्लियर कर दूंगा। जस्ट अ फ्यू सेकंड, हम इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कर लें तो हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम एक मॉडल बनाने वाले हैं। ध्यान से देखें, हम देखने वाले हैं एक मॉडल के बारे में। क्या है ये मॉडल, तो इसे बस आपको याद करना है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कशन करा था। आप इसे बस याद कर लीजिए, आपको बाकी की सारी चीजें जो है वो बाय डिफॉल्ट क्लियर हो जाएंगी। क्या है ये, तो देखिएगा। मान लीजिए कि ये एक जो है वो महाद्वीप है, ठीक है। यहां ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए एक महाद्वीप है। जस्ट अ फ्यू सेकेंड। और दूसरी चीज है कि
इस महाद्वीप में आपको याद रखना है कि आसपास क्या दिखेंगे बाय डिफॉल्ट, महासागर दिखेंगे। दूसरा महाद्वीप जो है आपको इस स्थान पर दिखेगा। अब समझिए इन दोनों महाद्वीपों के बीच में आपको क्या दिखने वाला है। याद रखें कि इन दोनों महाद्वीपों के बीच में आपको महासागर दिखेगा। बाय डिफॉल्ट आपको ये चीजें पता है। फाइन, इसे थोड़ा सा रब कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा बच्चे शिफ्ट कर लेते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है इस चीज को थोड़ा सा शेयर करेंगे। देखिए, अगर मैं आपको कहूं तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो एटलीस्ट यू कैन डू दैट थिंग कि आप इसे थोड़ा सा शेयर करें। आपका जो शेयर होता है, मतलब आप वीडियो को जब स्प्रेड करते हैं तो ये हमें मोटिवेशन देता है कि हमारा कार्य सही है, या फिर हमारा कार्य लोग पसंद कर रहे हैं, या उसे जो है और ज्यादा जानना चाहते हैं। तो हम इसी प्रकार के वीडियो लाने के लिए जो है वो थोड़ा मोटिवेटेड फील करेंगे। तो मैं मानकर चलता हूं कि आप लोग जो है इसे शेयर जरूर करेंगे। अब ध्यान से देखें, मान लीजिए ये दो महाद्वीप हैं। मैं यहां पर एक बात क्लियर करना चाहता हूं। याद रखिए, ये इस महाद्वीप का वेस्टर्न पॉइंट है, ये वेस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है। फाइन, इसी प्रकार से ये इस महाद्वीप का वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें पता था, बट डोंट वरी, अभी कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया, ये हमने लिख दिया है। फाइन, डायग्राम बिल्कुल इजी रहेगा, इसलिए ज्यादा टेंशन ना ले, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड हमेशा रहेगा। जस्ट अ फ्यू सेकंड, चलिए हम इसमें इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा जो है वो ड्रॉ करते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको भूमध्य रेखा दिखाई देगी। ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन मैं बना रहा हूं ये है बेसिकली भूमध्य रेखा। ठीक, अब देखें, याद रखिए कि जब पृथ्वी घूर्णन करना स्टार्ट करेगी, अब बताएं पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। तो यहां पर जो पानी है, याद रखिए ये पानी बेसिकली जो है वो दूसरे डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। अब एक बात बताएं मुझे कि ये जो क्षेत्र है यहां पर जहां मैंने लाइन बना रखी है, याद रखिए ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है, ये ठंडा है या गर्म है? बाय डिफॉल्ट ये क्षेत्र कैसा है, गर्म है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहां से एक पानी चलना स्टार्ट करेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है बेसिकली क्या, ये है बेसिकली एक गर्म पानी की जलधारा। ठीक, अब याद रखें कि ये जलधारा जो है वो विषुवत रेखा के ऊपर, अर्थात जो लाइन आपको दिखाई दे रही है उसके ऊपर चल रही है। फाइन, अब ये जो है ये इसके नीचे चल रही है। इन्हें कहा जाता है हर एक महाद्वीप में, जैसे अगर उदाहरण के लिए लें तो मान लीजिए ये अटलांटिक महासागर है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है। तो याद रखिए कि यहां पर आपको दिखाई देगा उत्तरी अटलांटिक का विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक की विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। इसे इंग्लिश में जरूर याद कर लीजिएगा। मैं यहां पर फिर से कहूंगा, याद रखें कि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका पेपर इंग्लिश में डिजाइन होता है। अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं प्रोफेशनली, तो याद रखिए कुछ शब्दों को इंग्लिश में याद करना प्रारंभ कर लीजिए। यह आपके सेहत के लिए, आपके एग्जाम की सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है। फाइन, इसे कहा जाता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, हिंदी मैंने बोल ही दिया है। इसे कहा जाता है नॉर्थ, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, इसे कहा जाता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल करंट, और नीचे इसे कहा जाता है साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेटोरियल करंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, याद रखो आपको कुछ नहीं करना है। अब जिस भी महाद्वीप को आप देखोगे वहां पर जो है उस जिस भी महासागर में इसे देखेंगे, माफ कीजिएगा, तो आप उस महासागर का नाम लगा लेना। यहां पर आ जाएगा अटलांटिक, तो फिर अटलांटिक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, अटलांटिक साउथ इक्वेटोरियल करंट। फिर आ जाएगा पैसिफिक यानी कि प्रशांत, तो फिर प्रशांत महासागर का जो है उत्तरी दिशा की विषुवत रेखीय जलधारा, फिर दक्षिण दिशा की जो है वो विषुवत रेखीय जलधारा, इस प्रकार से नाम आ जाएगा। ठीक, अब यही सुनो, याद रखना ये दोनों करंट जो है वो चलेंगे, दोनों जलधाराएं चलेंगी। और याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये यूपीएससी पूछ भी चुका है, याद रखिए कि यहां से चलना प्रारंभ करेगी तो यहां पर सागर का लेवल थोड़ा सा कम होगा, यहां चलती हुई जाएगी तो थोड़ा सा बढ़ेगा। और याद रखिए जब ये बढ़ेगा तब आप पाएंगे कि ये इस प्रकार से जो है वो चलना प्रारंभ करेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से टकरा कर जो है इस दिशा में जाएगा। अब समझिएगा, जब ये इस दिशा में जा रहा है तब पानी टकराया, एक इधर गया एक नीचे गया। याद रखिए एक जो है वो एग्जैक्टली यहां से वापस भी आता है, इसे कहा जाता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। याद रखिए इस प्रकार से चलती है।
तो यहां आपको जो है एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट या प्रति विषुवत रेखीय जलधारा दिखाई देगी, इसे याद रखिएगा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। और ये याद रखें कि इससे बारे में यूपीएससी पूछ चुका है कि ये क्यों बनती है, तो याद रखिएगा ये इस कारण से बनती है क्योंकि जलधारा आई यहां, टकराई और फिर वापस गई। इसका और भी रीजन है, मैं आगे इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। अब देखें ये जब आगे जाएगी तो देखिए ये यहां से यहां आई, यहां से आने के बाद टकराई, टकराने के बाद याद रखिएगा ये बिखरना प्रारंभ करती है, ठीक है। एक जलधारा जो है वो यहां आने के बाद थोड़ा थोड़ा बिखरना प्रारंभ करेगी, और याद रखिए जब भी ये बिखरेगी, जब भी ये फैलेगी, तो आप इसे क्या कहेंगे, तो याद रखिए इसे कहा जाता है फिर ड्रिफ्ट। फाइन, ये है ड्रिफ्ट। अब यहां पर आपको ना इंग्लिश वर्ड याद करना है, ऐसे बिखर जाएगी, पानी कुछ नीचे आ जाएगा और कुछ ऊपर चला जाएगा, ये फिट होगा। आप एक बार इसे याद कर लीजिए, ये जलधारा है, जलधारा को स्ट्रीम कहते हैं, फिर एक ऊपर और एक नीचे ड्रिफ्ट आ गई। इसी प्रकार से ये भी आपको जो है वो बिखरती हुई दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार से, कुछ इधर चला जाएगा और कुछ पानी जो है वो बिखर जाएगा। कुल मिला के पानी का बिखरना है, ठीक। अब समझिएगा कि ये पानी जब इधर आया, फाइन, जब ये पानी का मूवमेंट इधर हुआ तो यहां पर सागर का जल स्तर कम हुआ होगा, और इसे ओवरकम करने के लिए याद रखिएगा, इसे पूरा करने के लिए अब जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र से, अभी ये कहानी को छोड़ दो 2 मिनट के, फाइन, फिर ध्रुवीय क्षेत्र से जलधारा जो है चलना प्रारंभ करती है। याद रखें कि ये जलधारा जो है वो कुछ इस प्रकार से चलना प्रारंभ करेगी, और याद रखिए कि ये कहां से आ रही है, तो आप पाएंगे कि ये जलधारा जो है वो आ रही है वास्तविकता में कहां से, ध्रुवीय क्षेत्र से। और याद रखिए जब ये ध्रुवीय क्षेत्र से यहां आएगी तो यहां आने पर ये ठंडी जलधारा की तरह बर्ताव करेगी, और इसी प्रकार से आप यहां भी पाएंगे कि यहां भी जो है एक जलधारा चलना प्रारंभ करती है, और ये इस प्रकार से आगे की दिशा में जाएगी। ये एग्जैक्टली यहां जाकर नहीं मिलती, ये मॉडल में मैंने बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लियर। अब ये आती है थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, तो देखिए ये आकर टकराएगी इस क्षेत्र पे। आपका कंफ्यूजन जो है वो आपके दिमाग में क्रिएट ना हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जो है वो करेक्ट कर देता हूं, जिससे आपका दिमाग इस डायरेक्शन में ना चले कि ये बिल्कुल वहीं आ रही है। फाइन, ये देखिए ये इस प्रकार से जो है वो हम इसका थोड़ा सा डायरेक्शन एडजस्ट कर लेते हैं, ये आ गई, ठीक। तो देखिए ये महासागरीय जलधारा जो कहां से आ रही है, ध्रुवीय क्षेत्र से आ रही है, आकर महाद्वीप के पश्चिमी भाग से टकराई, ठीक। अब ये जो गर्म जलधारा है ये जो है वो आकर पूर्वी भाग से टकराई। अब आप लोग इस मॉडल को याद कर लीजिए, याद रखें कि महासागरीय जलधाराएं हर जगह इसी प्रकार से होंगी। अब इसमें कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो गल्फ का यहां पर एक स्ट्रीम है, मैं एक नाम लूंगा गल्फ स्ट्रीम, तो आपको याद रखना है जब महासागरीय जलधारा बड़ी होती है उसे स्ट्रीम कहा जाता है, फाइन। जब ये अलग अलग होती है तो इसे ड्रिफ्ट कहा जाता है, फाइन। अब देखिए आपको इसे इंग्लिश में, क्योंकि इनके नाम ही है, गल्फ स्ट्रीम को गल्फ स्ट्रीम ही कहते हैं, फाइन। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ही कहते हैं। तो आपको ये नाम याद रखना होगा कि ये स्ट्रीम है, इसी प्रकार से यहां पर भी जो है ये स्ट्रीम दिखाई देगा, यहां पे आपको ड्रिफ्ट दिखाई देगा। तो आपको याद रखना है कि महासागर में जो जलधारा चलती हैं अगर वो बड़ी हो जाए तो उसे स्ट्रीम बोलते हैं, और अगर वो बिखर जाए तो उसे ड्रिफ्ट कहते हैं, फाइन। अब देखिए याद रखिएगा कि आपको महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, यहां पर माफ कीजिएगा इस स्थान पर, याद रखें महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आपको जो है वो दिखाई देगा, इस स्थान पर मरुस्थलों का निर्माण होता है, फाइन। और क्यों मरुस्थलों का निर्माण होता है, क्योंकि इनके पश्चिमी भाग में ही ठंडी जलधाराएं आती हैं। मैं क्लाइमेटोलॉजी पूरी करा चुका हूं, याद रखिएगा कि जिस भी स्थान पर ठंडी जलधारा आती है वहां पर हवा का जो, या फिर मैं कहूं जो वायु का प्रवाह है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, अर्थात डाउनवर्ड ड्रिफ्ट होता है, नीचे की दिशा में, ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में पवनें आती हैं। और जब भी पवनें जो है ऊपर से नीचे आएंगी, याद रखिएगा कि उस ऊपर से नीचे आने पर उनका तापमान बढ़ता है, संघनन की क्रिया नहीं होती, मेघों का निर्माण नहीं होता, वर्षा नहीं होती, where nothing can grow is called desert। जहां पर कुछ उगता नहीं है उसे मरुस्थल कहते हैं। तो जब वर्षा नहीं होगी तो आप मानकर चलिए कि कुछ ग्रो नहीं होगा और वहां पर मरुस्थल बन जाएगा, और यही कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का निर्माण होता है। जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग हैं
वहां पर मरुस्थल दिखाई देगा, डेजर्ट दिखाई देगा। ओके, तो आपको इस चीज को याद रखना है। इसी प्रकार से जो पूर्वी भाग है, याद रखिए कि यहां पर जो है गर्म जलधारा का विस्तार है। और याद रखिए, अगर मैं आपसे कहूं तो सामान्यतः जो सबसे बड़ा आपको सदाबहार वन का एरिया है वो आपको कहां दिखाई देता है? ध्यान दें, आपको ब्राजील में दिखाई देता है। और ब्राजील में अमेजन के जो वन है, जो अमेजोन के डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जो उष्ण सदाबहार वन आपको दिखाई देते हैं, ये दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में है। दूसरा सबसे बड़ा सदाबहार वन कहां दिखाई देता है? तो आपको दिखाई देगा कि ये स्थान जो है आपको कहां दिखेगा? ये बेसिकली आपको कोंगो वाले एरिया में दिखाई देगा। इसी प्रकार से आप जो है भारत में देखें तो भारत के भी पूर्वी भाग में आपको जो है वो सदाबहार वनों का विस्तार दिखता है, पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में। अब खैर वो पूर्वी हिमालय और कोंगो का जो कॉम्बिनेशन है वो दूसरे कारण से है, बट ये ब्राजील वाला बिल्कुल राइट है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो करंट का विस्तार है कुछ इस तरीके से। तो यहां पर हम यहां मेंशन करते हैं कि यहां पर वर्षा अधिक होगी, गर्म जलधारा आएगी तो वहां पर वाष्पन की दर ज्यादा होगी, ज्यादा जलवाष्प अर्थात ज्यादा वाटर वेपर होगी। हायर वाटर वेपर कॉजेज मोर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, ज्यादा मेघों का निर्माण होगा और वर्षा भी ज्यादा होने की संभावना होती है। तो यहां याद रखिए उच्च वर्षा का क्षेत्र आपको दिखाई देगा। फाइन, तो आपको इस चीज को अपने दिमाग पे फिट कर लेना है। ये मॉडल अगर आपको याद हो गया, मैं दावे के साथ कहता हूं आपको सब कुछ याद हो गया। फाइन, क्या? तो विषुवतरेखीय जलधारा, फिर एक स्ट्रीम, एक स्ट्रीम, फिर एक स्ट्रीम। ठीक, एक ठंडी एक गर्म, कौन सी किधर जाएगी आपको अब पता है। फाइन, तो आई थिंक ये बातें आपको दिमाग में बेहतर तरीके से क्लियर है। अब आ जाइए, हम जो है एक एक करके ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। अब समझिएगा, हम चाहें तो एक बार में भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैं सेगमेंट वाइज ड्रॉ करूंगा। फाइन, हम चाहें तो कुछ इस प्रकार से इसे जो है वो इजिली यहां पर भी समझ सकते हैं। फाइन, लेकिन हम यहां समझने के बजाय मैं इसे चाहता हूं कि हम थोड़ा सा डिटेल में देखें। और डिटेल में कैसे देख पाएंगे? तो याद रखें कि हम यहां पर एक एक को अलग से प्लॉट करेंगे। वो लोग जो लिटरली यूपीएससी की क्वालिटी मैनर में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। फाइन, चलिए ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम जो है वो ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे एक जलधारा, एक महासागर की जलधारा को देखते हैं। तो चलिए हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो हम यहां पर ड्रॉ कर लें इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा, जिससे हमें आगे समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो ये हमारी जो है वो भूमध्य रेखा है। अब इसी भूमध्य रेखा का सहारा लेकर जो है हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं मैप में। ध्यान से देखिए, ये जो स्थान आपको दिखाई देगा ये है बेसिकली आपका दक्षिण अमेरिका। इसी प्रकार से याद रखिए कि यहां आपको देखने को मिलेगा, इसे कहा जाता है उत्तरी अमेरिका वाला एरिया। और ये आपको चलते हुए जो है इस तरीके से जाना है और ये आपको दिखाई देगा कैनेडियन शील्ड वाला पोर्शन। फाइन, अभी हमें इस एरिया की आवश्यकता नहीं है तो ज्यादा हम इस एरिया पर कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से हम ड्रॉ करेंगे। फाइन, तो एक ये पोर्शन दिखाई देगा। इसी प्रकार से मैं थोड़ा सा ज्यादा दूर बना रहा हूं ग्रीनलैंड को, जिससे हमें मार्किंग्स में कोई समस्या ना हो। और इसी तरीके से यहां आपको याद रखिए, यहां आपको दिखाई देगा अफ्रीका। तो इस तरीके से आपको अफ्रीका वाला पोर्शन दिखाई देगा। ये जो है एक्चुअल मैप आप देख पाएंगे और इस तरीके से जो है आप इसे ड्रॉ कर पाएंगे। याद रखें कि यहां आपको बहुत ज्यादा मैप पर एक्यूरेसी लेने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, अनलेस और अनटिल आप इसमें और कोई मार्किंग शो कर रहे हो। यहां पर आपको जो है तथाकथित सो कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन दिखाई देगा और ये हमारा वो पोर्शन बनकर रेडी है जिसकी हमें आवश्यकता है। फाइन, तो देखिए ध्यान से, हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें जिससे समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। चलिए, तो अब यहां हम करंट ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो हमने प्रोटोटाइप देखा था, जो हमने मॉडल देखा था, उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपसे कहूं तो याद रखिए कि आपको यहां कौन कौन से करंट देखने को मिलते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आपको एक करंट दिखाई देगा जो यहां से चलना स्टार्ट करेगा। इसे कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक का, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक का इक्वेटोरियल करंट। ये उत्तरी और ये दक्षिणी। इक्वेटोरियल का मतलब है विषुवतरेखीय जलधारा। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, एक ये हो गया। अब जो जलधारा इधर जाएगी, क्लियर, याद रखें ये जलधारा जो इधर मुड़ी, फाइन, ये गर्म ही है। और याद रखें इस जलधारा का नाम क्या है? तो जैसा मैंने आपको यहां पर बता रखा है,
याद रखिए इसे कहा जाता है ब्राजील की जलधारा। अब याद रखिए कि ये जो जलधारा है, ये जलधारा हिट करती है कहां पर, ये हिट करती है बेसिकली दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर। और याद रखिए जहां पर गर्म जलधारा आएगी वहां पर वर्षा ज्यादा कराएगी, वर्षा ज्यादा होगी तो सदाबहार वनों का विस्तार होगा। वेलकम अमेज़न के डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट। फाइन, अब ये इस प्रकार से। अब यहां ध्यान दीजिए, याद रखें कि यहां पर कौन से द्वीप हैं। अब मैं थोड़ा सा ना इसे दूर बना रहा हूं, कारण यह है कि मुझे अंदर से करंट बहाना है। फाइन, मुझे यहां पर जो है वो थोड़ा सा करंट का मूवमेंट चाहिए, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा दूर बना रहा हूं। यहां ध्यान दीजिए, याद रखें कि यहां से जो गर्म जलधारा आएगी ये एक बार इन द्वीपों के बाहर से निकलेगी। ठीक है, क्लियर। अब एक जलधारा जो है इसके अंदर जाएगी, और जब ये अंदर जाएगी तो याद रखिए कि अंदर जाने के पश्चात ये अंदर गोल गोल घूमेगी। और याद रखिए मैंने आपको समझाया था बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कि यहां पर जाने पर शिप जो है ओशनिक गायर में फंस जाते हैं, गोल गोल रोटेट करना स्टार्ट कर लेते हैं। याद रखिए कि ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन किस कारण होता है, तो यहां देखिए ये है नॉर्थ अटलांटिक का इक्वेटोरियल करंट, इसे कहा जाता है नॉर्थ या फिर उत्तरी अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटोरियल अर्थात विषुवत रेखीय जलधारा। इसी प्रकार से दक्षिण है। और याद रखें जो इस तरफ से यानी कि द्वीपों के बाहर से निकलती है, याद रखिएगा इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एंटिलीज की जलधारा। एंटिलीज की जलधारा या करंट। ये याद रखिए कि ये गर्म जलधारा है और इसका महत्व, अब मैं एक एक करके इनका महत्व भी बताऊंगा। याद रखें यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है, जस्ट अ सेकंड, इसे बेसिकली कहा जाता है फ्लोरिडा करंट। फाइन, फ्लोरिडा, ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर स्टेट है फ्लोरिडा यूएसए का, फ्लोरिडा करंट। ओके, अब यहां ध्यान से सुनिए, ये जो फ्लोरिडा करंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो फ्लोरिडा करंट है और ये जो एंटिलीज का करंट है, ये दोनों मिलते हैं। और याद रखिए जब ये मिलते हैं तो जलधारा का साइज बड़ा हो जाता है। और याद रखिएगा ये जलधारा कौन सी है, तो इसे बड़ी विशालकाय जलधारा को कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम। याद रखिए कि ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये है गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम कैसे बनती है, तो याद रखिएगा गल्फ स्ट्रीम का वास्तविक फॉर्मेशन होता है जो नॉर्थ अटलांटिक है इसके इक्वेटोरियल करंट से बनने वाली दो जलधाराएं, एक है फ्लोरिडा, एक है एंटिलीज, इन दोनों के मिल जाने से ये वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, या मैं कह सकता हूं कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग जो वार्म वाटर करंट है अर्थात गर्म जलधाराएं उनमें से एक है। याद रखिएगा इस जलधारा का महत्व क्या है, तो मैं अभी यहां पर आपको समझा दूं। याद रखिए सुपर इंपॉर्टेंट है इज गल्फ स्ट्रीम। तो याद रखिए जो गल्फ स्ट्रीम है इसके लिए सबसे पहली चीज यूएसए प्लस मैक्सिको, इन नेशंस में आप कह लीजिए मेज अर्थात मक्का हो या फिर आप कह लीजिए टोबैको हो या तंबाकू हो, इनका उत्पादन क्यों हो पाता है, जबकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पतियां हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जो है ये क्रॉप है, इनका कल्टीवेशन, इनका जो है वो हार्वेस्टिंग, उगाना, ये क्यों हो पाता है, इसका कारण है ये गल्फ स्ट्रीम के द्वारा लाई गई वर्षा। सेकेंड चीज याद रखिएगा कि यही जलधारा जो है वो यूएसए में कॉज करती है जो हरिकेन, जिसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये जो है इन चक्रवातों को इंटेंसिफाई कर देती है, इन्हें बढ़ा देती है। और बढ़ा कैसे देती है, तो याद रखिए कि जब ये जलधारा आती है, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जहां मैंने बताया था कि बेसिकली अभी दो चक्रवात आपको दिखाई देंगे हिंद महासागर में। बेसिकली एक जो है अरब सागर की तरफ दिखाई देगा जिसे तेज कहा जा रहा है, जो नाम भारत ने दिया है, और जो दूसरा चक्रवात है इसे हमून कहा जा रहा है, ये नाम ईरान ने दिया है। फाइन, ये दोनों जो चक्रवात हैं उसके वीडियो को जो मैंने कल ही जो है वो अपलोड करा था, लाइव में आया था उस समय। याद रखें मैंने वहां समझाया था कि महासागर का वह स्थान जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है उस स्थान पर जो है चक्रवात का फॉर्मेशन होता है। और वेलकम, ये गर्म जलधारा है, ये तापमान जो है बढ़ा देती है। याद रखिए कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसे हरिकेन कहा जाता है, इनके फॉर्मेशन को जो है ये इंटेंसिफाई करती है, इनकी उत्पत्ति को और ज्यादा बढ़ा देती है। सेकेंडली याद रखिएगा ये जो गल्फ स्ट्रीम है, ये गल्फ स्ट्रीम वास्तविकता में आप पाएंगे कि जो क्यूबा है,
वहां पर शुगर केन अर्थात गन्ने के उत्पादन को बढ़ाती है। इसके अलावा बहामास, जमाइका, यहां पर टोबैको का कल्टीवेशन होता है, उसे इंक्रीज करती है। और यह भी याद रखिएगा कि इसी पर चलकर जो है वो पहले के समय में ट्रेड हुआ करता था, अर्थात सागर का जल बाय डिफॉल्ट किसी डायरेक्शन में जा रहा है, आपको क्या करना है, अपना शिप ले जाकर उस जलधारा में रख देना है, सागर का जल ही उस डायरेक्शन में जा रहा है, आप ट्रेड कर पाएंगे उस डायरेक्शन में। फाइन। तो याद रखें गल्फ स्ट्रीम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जलधारा। और ये भी याद रखिएगा ये मिलकर बनती है वास्तविकता में, किससे मिलते हैं, इज फ्लोरिडा प्लस एंटिलीज करंट के मिलने से। फाइन। ये खत्म नहीं हुआ है, आगे मैं इसके बारे में और बताऊंगा, इसलिए मैंने स्पेस छोड़ रखा है, याद रखिएगा मैं आकर इसमें कुछ चीजें और भी ऐड करूंगा। ठीक है, अब एक पार्ट ये हुआ, ध्यान से देखिए, ये बनकर चली क्या हमारी गल्फ स्ट्रीम। अब देखिए, याद रखें कि यही गल्फ स्ट्रीम जो है ये आगे जाएगी और गल्फ स्ट्रीम दो भाग में विभाजित होगी। एक ऊपर की तरफ जाएगा जिसे हम कहते हैं नॉर्वेजियन ड्रिफ्ट। ठीक है, नाम इंग्लिश में ही याद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। फाइन। एक जलधारा जो है इस प्रकार से नीचे आती है, इसे कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। फाइन, नाम मैं लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसे कहा जाता है नॉर्वेजियन ड्रिफ्ट या नॉर्वेजियन करंट, नॉर्वेजियन ड्रिफ्ट, इसे कहा जाता है नॉर्थ ड्रिफ्ट। अब यहां ध्यान से सुनिए, याद रखें कि गल्फ स्ट्रीम 2 के मिलने से बनी थी, गल्फ स्ट्रीम 2 में विभाजित हो गई, और यहां पर याद रखिएगा नॉर्वेजियन करंट ही यहां पहुंचता है, और इसके पहुंचने के कारण रशिया को फायदा होता है। फाइन, कैसे, तो याद रखिए मुरमांस्क, ये अटलांटिक, माफ कीजिएगा, आर्कटिक महासागर के अंदर रशिया का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो ठंडी में भी ओपन रहता है। याद रखिएगा ये बंदरगाह वास्तविकता में जो रशिया है उसके लिए गोल्डन थिंग है। कारण ये कि अटलांटिक महासागर में अगर टाइगर के टाइप एंट्री करना चाहता है रशिया, तो रशिया के लिए ये पोर्ट सुपर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये साल भर खुला रहता है। इफ रशिया वांट्स टू काउंटर यूएसए, द थिंग इज बैटलफील्ड तक पहुंचना जरूरी है, वो स्थान जहां से काउंटरिंग स्टार्ट होगी वहां तक पहुंचना जरूरी है। रशिया की ज्योग्राफी यहां एंटी हो जाती है। याद रखें कि ठंड के समय रशिया सबसे ज्यादा डिपेंड हो जाता है मुरमांस्क पोर्ट पे। और ये पोर्ट ओपन क्यों रहता है, तो मैंने हर बार आपको बताया कि पॉलिटिक्स बेसिकली डिराइव होती है फ्रॉम ज्योग्राफी। याद रखिए कि ये जो है मुरमांस्क ओपन है, कारण इसका एकमात्र है कि यहां पर कौन सी जलधारा आती है, नॉर्वेजियन ड्रिफ्ट आता है, जो बेसिकली गल्फ स्ट्रीम का ही एक भाग है। क्लियर। एक इसे याद रखिएगा नॉर्वेजियन करंट के लिए, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के लिए, या फिर माफ कीजिएगा नॉर्थ ड्रिफ्ट के लिए, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के लिए, नॉर्थ ड्रिफ्ट के लीजिए। ये जलधारा जब यहां पहुंचती है तो याद रखिएगा कि ये जलधारा यहां पर वर्षा को जो है थोड़ा सा इंटेंसिफाई करती है। और याद रखिए कि ब्रिटिश टाइप बायोम में इसका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं आपको किसी दिन जो है अगर बायोम की क्लासेस लेते हैं तो हम वहां डिस्कस करेंगे, जो ब्रिटिश टाइप बायोम है उसको ये इंटेंसिफाई करता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अब इसी प्रकार से याद रखिए कि ये जो आप देख पाएंगे, अब जस्ट अ फ्यू सेकेंड, अब हम ड्रॉ करते हैं क्या, ठंडी जलधारा। तो देखिए सागर का पानी यहां से कम हुआ, अब ये मत समझिएगा कि पानी यहां आके काउंटर कर देता है, ये दोनों में डिस्टेंस बहुत है। ठीक है, इन दोनों में अंतर बहुत है। पानी जब यहां से चलना प्रारंभ करा तो यहां आने का वेट थोड़ी करेगा, इसे फुलफिल करने के लिए तो दूसरा करंट ऊपर से बनना स्टार्ट हो चुका है। अब यहां ध्यान से देखिए, याद रखें कि यहां से एक करंट चलना स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिए, इसे बेसिकली कहा जाता है लैब्राडोर करंट। फाइन, ध्यान से देखिए, याद रखें ये है लैब्राडोर की जलधारा। अब यहां आके इसका नाम बदल जाएगा। फाइन, देखिए याद रखें इसे कहा जाता है लैब्राडोर की ठंडी जलधारा। और ध्यान दीजिए ये कहां से आ रही है, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, ये जो लैब्राडोर की जलधारा है, लैब्राडोर करंट है या जलधारा है, याद रखिए ये उत्तरी ध्रुव से रही है, यानी कि ये ठंडी है। और याद रखिए ये आगे जाएगी, आगे जाने पे गल्फ स्ट्रीम के साथ एक स्थान पर मिलेगी। अब मिलने पर क्या होता है मैं 2 मिनट बाद बताता हूं। याद रखें कि आगे जाएगी तो यहां पर कुछ द्वीप हैं जिसे कहा जाता है कैनरी द्वीप। याद रखिए कैनरी द्वीप को ओन करता है स्पेन, और यह भी याद रखिएगा इसी के नाम पर इस जलधारा का नाम रखा गया है कैनरी जलधारा।
फाइन, इसे कहा जाता है कैनरी करंट। और याद रखिए ये कैनरी करंट हिट करता है महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, और याद रखिएगा इस स्थान पर फॉर्मेशन हो जाता है किसका? फॉर्मेशन हो जाता है विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल में से एक, सहारा मरुस्थल का। फाइन, तो ये सहारा मरुस्थल दिखा और इसके सामने जो है कैनरी नाम की ठंडी जलधारा दिखाई दी। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि आपको एक जलधारा जो है वो इस स्थान पर भी दिखेगी। यहां पर आपको एक द्वीप दिखेगा, पहले तो मैं यहां इस द्वीप को बना दूं, यहां पर एक छोटा सा द्वीप, इसे फॉकलैंड बोलते हैं। याद रखिए कि इस स्थान से भी एक ठंडी जलधारा ऐसा कटते हुए बाहर आएगी, इसे फॉकलैंड करंट कहते हैं। और इसी प्रकार से यहां पर एक जलधारा दिखेगा। मैं इस सर्किट को कंप्लीट करने के बजाय मैं डायरेक्टली यहां पर जो है वो जलधारा बना दूं। याद रखें यहां पर भी आपको एक ठंडी जलधारा दिखाई देगी। कौन सी है वो जलधारा? तो ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर पहले भी मार्क कर रखा है, इसे कहा जाता है बेंगुएला करंट। फाइन, अब ध्यान से देखिए, आए यहां पर हम इसे प्लॉट करते हैं। इसे बेसिकली कहा जाता है बेंगुएला। अब यहां समझिएगा, ये जो बेंगुएला करंट है, जैसे कैनरी करंट के कारण फॉर्मेशन हुआ किसका? कैनरी करंट के कारण फॉर्मेशन हुआ सहारा के मरुस्थल का, उसी प्रकार से बेंगुएला के कारण जो है यहां पर आपको दिखाई देगा विश्व का सबसे जो है ड्राई, सबसे सूखे मरुस्थलों में से एक मरुस्थल, जिसे कहा जाता है नामीब का मरुस्थल और कालाहारी का मरुस्थल। ये पश्चिमी भाग में, कालाहारी तो वैसे सेंट्रल हो जाता है थोड़ा सा, पर नामीब जो है वो बिल्कुल कोस्टल एरिया के पास है, तटीय क्षेत्र के पास है। और ये बनता किस कारण से है? ये बनता इसी बेंगुएला के कोल्ड वाटर करंट के कारण है। मैं यहां नाम लिख दूं, कालाहारी तथा नामीब। मरुस्थल। फाइन, अब देखिए ये करंट कौन सा था? तो ये करंट हम यहां पर नाम लिख देते हैं, इसे कहा जाता है ब्राजीलियन करंट। ब्राजीलियन जलधारा। कौन सी है ये? गर्म जलधारा है। इसके कारण यहां पर जो है अमेजन के फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हुआ। ये लैब्राडोर की जलधारा है। फाइन, ये इसी को आप जो है इस प्रकार से यहां कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप कंप्लीट करना चाहें तो। याद रखें इस प्रकार से जो है ये चलना प्रारंभ करेगा, और चलना प्रारंभ करते हुए ये इस प्रकार से बढ़ता हुआ जाएगा और आगे जो है वो फुलफिल करेगा एरिया को। तो ये होता है एग्जैक्टली जलधाराओं का रोटेशन। फाइन, ये याद रखिए, इसे फॉकलैंड करंट कहते हैं। फाइन, और यही कारण है कि इसे फाइन, और यही कारण है कि फॉकलैंड करंट के कारण यहां पर एक मरुस्थल बन जाता है, जिसे जो है वो क्या कहा जाता है? याद रखिए इसे कहा जाता है वास्तविकता में जो दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है, इसे पैटागोनिया का मरुस्थल कहा जाता है। फाइन, तो देखिए यहां पर आपको मरुस्थल दिखा क्योंकि ठंडी जलधारा यहां से कट के ऊपर आ गई। इसी प्रकार से यहां एक मरुस्थल दिखा, इसी प्रकार से यहां एक मरुस्थल दिखाई दिया। और ध्यान दें ये महाद्वीप का कौन सा क्षेत्र है। फाइन, तो ये हुआ एक पार्ट। अब यहां दूसरी चीज सुनिए, याद रखिए कि ये दोनों जो जलधाराएं हैं, ये जलधाराएं मिल कहां रही हैं। फाइन, तो देखिए ये जलधाराएं आपको इस स्थान पर मिलती हुई दिखाई देंगी। अब याद रखें ये मेरा फ्री हैंड मैप है, मैंने जानबूझकर स्पेस मिले इसलिए ग्रीनलैंड को दूर बनाया है, अदरवाइज ये ग्रीनलैंड यहां होता और ये जलधाराएं यहां मिलती हैं। फाइन, मुझे जलधारा बहानी है, एरो बनाना है, इस कारण मैंने उसे पास बनाया है। याद रखिए ये दोनों यहां मिलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो गर्म और ठंडी जलधाराएं, बहुत ध्यान से समझिए, जो गर्म और ठंडी जलधाराएं हैं जब ये आपस में मिलती हैं तो याद रखिएगा इनके आपस में मिलने पर एप्रोप्रिएट टेम्परेचर का पानी बनता है, यानी कि बिल्कुल सही तापमान का पानी बनता है। यहां पर याद रखिए जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि जो आप कहें उत्तरी ध्रुव वाला पार्ट है, वहां से जब जलधारा आती है तो अपने साथ बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स लेके आती है जो खाया करती हैं मछलियां। फाइन, अर्थात मछलियों का खाना लेकर आती है ये जलधारा, और यहां से गर्म जलधारा आती है, और ये दोनों जहां मिलती हैं वहां पर मछलियों का खाना अच्छा होता है, तापमान अच्छा होता है, फिशरी हॉटस्पॉट है। अर्थात दो जलधाराएं जब आपस में मिलती हैं वहां फिशरी हॉटस्पॉट होता है। फिशरी हॉटस्पॉट होगा तो मछली पकड़ने के लिए मछुआरे अपनी शिप लेकर आएंगे, मछुआरे शिप लेकर आएंगे तो एक्सीडेंट जरूर होंगे। कारण क्या है याद रखिएगा, कारण इसका मुख्य यह है कि जहां ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं वहां डेंस फॉग, एकदम गाढ़े कोहरे का निर्माण होता है। कोहरे में विजिबिलिटी कम हो जाती है। और याद रखिए कि यह उत्तरी ध्रुव से आने वाली लैब्राडोर जलधारा काफी विशालकाय है, और विशालकाय पर्वतों को जो हिम से बने होते हैं, जिसे आइसबर्ग कहा जाता है, ये उसे लेकर आता है। और वेलकम टाइटैनिक। फाइन, कैसे टाइटैनिक? तो यहां से जो है वो शिप लेकर निकला था, लोगों को लेकर जा रहा था, ड्रिफ्ट में उसने डाला,
जो है वो शिप आगे गया, आगे जाने पर विजिबिलिटी कम हुई, जो ऊपर वाला करंट है ये अपने साथ लेकर आया क्या, आइसबर्ग और वो टकराए और एक्सीडेंट हुआ। और पायलट को या कैप्टन को नहीं दिखा, कारण बस यही था कि ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो वहां पर डेंस फॉग का फॉर्मेशन होता है। फाइन, तो याद रखिए कि जो लैब्राडोर का करंट है, ये लैब्राडोर का करंट जो है अपने साथ आइसबर्ग लेकर आता है, या कोई भी ठंडी जलधारा अपने साथ जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स और आइसबर्ग दोनों लेकर आती है। जो आइसबर्ग्स होते हैं ये आगे जाने पर धुंध के कारण दिखाई नहीं देते। और ये भी याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर पानी में आपको दिखाई दे रही है तो जितनी दिखाई देती है उसका 9 गुना वो अंदर होती है। देखने में भले ही ये छोटे दिखाई दे पर पानी के अंदर बहुत अंदर तक होते हैं। फाइन, काफी डेंजरस होते हैं और यही कारण है कि एक एक्सीडेंट आपने सुना होगा टाइटैनिक के नाम से। फाइन, तो एक ये पार्ट याद रखिएगा और एक ये पार्ट याद रखिएगा लैब्राडोर करंट के लिए। और याद रखिए कि लैब्राडोर करंट है तो करंट के कारण यहां पर, माफ कीजिएगा, यहां पर आपको जो है फिशरी हॉटस्पॉट मिलेगा। अब आप लोग मैपिंग में मार्क करेंगे, ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस में ओपन कर लीजिए, नॉर्थ अमेरिका में यहां एक प्लेस दिखाई देगा जिसे कहा जाता है न्यू फाउंडलैंड। मैं यहां पर नाम लिख दूं जिससे आप लोग को, आइए मैं इसे अलग प्लेस पर भी ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको समस्या ना हो। जस्ट अ फ्यू सेकेंड। फाइन, यहां पर मैं कुछ चीजें और नोट कर दूंगा जो मैंने आपको बताई हैं, ध्यान से देखिएगा, याद रखें। जस्ट अ फ्यू सेकेंड, यहां ध्यान दीजिए, याद रखें कि आपको इस स्थान पर, जस्ट अ सेकेंड, यहां इस तरीके से आपको दिखाई देता है कि ये जो है वो कैनेडियन शील्ड है। याद रखिए कुछ इस तरीके से, याद रखिए यहां आपको नोवा सिकोटिया दिखाई देता है। ठीक, ये है एक द्वीप, इसे कहा जाता है न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड। और यहां आपको एक प्लेस है जिसे कहा जाता है नोवा सिकोटिया। फाइन, और ये जो क्षेत्र है पूरा, याद रखिए इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है वास्तविकता में लैब्राडोर का प्रायद्वीप। लैब्राडोर प्रायद्वीप, याद रखिए जो लैब्राडोर प्रायद्वीप है उसमें नोवा सिकोटिया आता है। नोवा सिकोटिया के सामने जो है न्यू फाउंडलैंड है और ये वर्ल्ड का रिचेस्ट यानी कि सबसे समृद्ध जो मत्स्य का हॉटस्पॉट है, मछलियों का हॉटस्पॉट है। फाइन, ये फिशरी हॉटस्पॉट है। फाइन, और ये भी याद रखिएगा यहां पर एक पोर्ट है, बंदरगाह, जिसे कहा जाता है हैलिफैक्स। फाइन, इसे फिश पोर्ट कहते हैं, मतलब मछलियों के निर्यात के लिए बंदरगाह जिसका यूज होता है, फिश पोर्ट कहा जाता है। फाइन, ये क्यों बनता है तो इसका कारण मैंने आपको समझाया कि यहां से जो है एक जलधारा आती है जिसे कहा जाता है लैब्राडोर की जलधारा। फाइन, और यहां से आती है जिसे कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, और ये है लैब्राडोर। फाइन, तो हैलिफैक्स हो या नोवा सिकोटिया हो, न्यू फाउंडलैंड हो या फिर लैब्राडोर का प्रायद्वीप, ये सारी चीजें आपको मार्क करनी है। फिशरी हॉटस्पॉट है और क्यों होता है मैं आपको समझा चुका हूं। इसी प्रकार से गल्फ स्ट्रीम जो है ये मिलकर बनती है, यानी कि गल्फ स्ट्रीम जो है ये दो करंट से मिलकर बनती है। एक है फ्लोरिडा करंट, फ्लोरिडा करंट, और दूसरा जो है जैसा मैंने आपको बताया फ्लोरिडा के अलावा आपको एंटिलीज करंट दिखाई देगा, एंटिलीज करंट। और इसी प्रकार से ये डिवाइड हो जाती है दो में। याद रखिए एक जो है वो जाता है किस दिशा में, उत्तर की दिशा में, जिसे कहा जाता है नॉर्वेजियन करंट, नॉर्वेजियन करंट। और एक जिसे जो नीचे की तरफ जाता है इसे कहा जाता है नॉर्थ ड्रिफ्ट, नॉर्थ ड्रिफ्ट। फाइन, तो ये हमारा पोर्शन रेडी है गल्फ स्ट्रीम के लिए। आई होप आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। फाइन, तो ये वाला पोर्शन इज कंप्लीटेड। अब आ जाएं हम दूसरे के बारे में देखते हैं। अब जो नेक्स्ट हमको देखना है ये है बेसिकली कहां का, ये है बेसिकली अब हम देखेंगे पैसिफिक अर्थात प्रशांत महासागर का। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, याद रखें कि ये एशिया वाला पोर्शन है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहां आप आएंगे चलते हुए तो ये जो है वो आपको चाइना वाला पोर्शन दिखाई देगा। हमने कोरिया वाला जो है स्किप करा है।
याद रखें इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस्थमस ऑफ करा दिखाई देगी, एग्जैक्टली थोड़ा सा नीचे होता है बट हमें रफली एक आइडिया चाहिए होगा। इसी प्रकार से यहाँ आपको जो है वो इंडोनेशिया के द्वीप दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से। याद रखें कि इंडोनेशिया के द्वीप से इक्वेटर होकर गुजरती है, ये मुझे पता है, हम सिर्फ रेफरेंस के लिए ये लाइन यूज कर रहे हैं, इसलिए जो है हम बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहे। फाइन। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है न्यूजीलैंड के 2 द्वीप दिखाई देंगे, उत्तरी और दक्षिणी। ये इक्वेटर इन अ नटशेल आप कह सकते हैं इस प्रकार से दिखाई देगी। इसी तरह से आप पाएंगे कि ये वाला जो पोर्शन है इसे कहा जाता है बेसिकली क्या, उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट। याद रखिए ये आपको कैलिफोर्निया वाला पोर्शन दिखाई देगा और इस तरीके से आप पाएंगे कि ये जो है वो दक्षिण अमेरिका वाला पोर्शन बनकर रेडी है, जो हमने अभी दूसरी दिशा से देखा था। फाइन। तो कुछ इस तरीके से आप पाएंगे, यहाँ से जो है आपको फॉर्मेशन दिख जाएगा, इजिली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो ये बनकर रेडी है ब्रॉडर सेंस में हमारा मैप। याद रखें एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता बाय डिफॉल्ट, फाइन, बट हम इसे जो है समझने की दृष्टि से हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। चलिए तो अब आ जाएं यहां ध्यान से। याद रखें कि यहां से फिर से हम चलाना स्टार्ट करते हैं गर्म जलधारा। याद रखें इसे उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा और दक्षिणी, माफ कीजिएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा विषुवतरेखीय और दक्षिणी विषुवतरेखीय प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा के नाम से जानते हैं। फाइन। अब ये जो जलधारा जाएगी, याद रखिए इसका एक पोर्शन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ आपको आता हुआ दिखाई देगा। अब यहां ध्यान से देखें, ये जो पोर्शन है आप पाएंगे कि ये किस तरफ गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में आपको दिखाई देता है, ये पूर्वी भाग है। याद रखिएगा पूर्वी भाग में दिखाई देगा और इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, इसे बेसिकली कहा जाता है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, माफ कीजिएगा, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। फाइन। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। क्लियर। ये गर्म जलधारा, और अब यही इसके बारे में सुन लीजिए। याद रखिएगा कि जो गर्म जलधारा है ये जिस भी स्थान पर जाती है वहां वर्षा को जो है वो बढ़ाती है, यहां पर भी थोड़ा इंक्रीज करती है और यही कारण है कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन दिखाई देगा, याद रखिएगा इस स्थान पर आपको एग्रीकल्चर पॉसिबल दिखाई देता है। याद रखिए कि उतनी बारिश नहीं करा पाती लेकिन बारिश होती जरूर है, इसी कारण आपको यहां पर जो है वो दिखाई देता है क्या, यहां दिखाई देता है वास्तविकता में आपको एग्रीकल्चर पॉसिबल। और इसी के साथ यह भी याद रखिएगा कि यही जलधारा जो है यहां पर विली विली जो चक्रवात है या साइक्लोन है इसे इंटेंसिफाई करता है। आप पाएंगे जो विली विली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है या जो एक प्राकृतिक आपदा भी कंसीडर करे जाते हैं, इनका फॉर्मेशन इस स्थान पर होता है और इसका कारण क्या है, इसका कारण यही गर्म जलधारा है। फाइन। तो इसे थोड़ा सा अपने दिमाग पर सेटल रखिएगा। तो यहां आपको विली विली का फॉर्मेशन दिखता है। क्लियर। अब देखें यही करंट जब आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, अब यहां पर आप लोग कॉन्सेंट्रेशन अपना इधर ही रखिएगा। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये करंट आगे जाके अपना नाम अब चेंज करेगा। याद रखिए ये करंट जब इस प्रकार से चलता हुआ जाएगा तो याद रखिए इसे जो है वो कहा जाता है क्योशिवा करंट। यहां देखेंगे ध्यान से तो आपको यहां पर भी वो दिखाई देगा। यहां देखें ये एक जो है करंट मैंने बना रखा है, इसे कहा जाता है क्यूरोशिवा करंट या क्यूरोशियो करंट। फाइन। जस्ट अ फ्यू सेकेंड, हम यहां नेमिंग कर दें क्यूशियो करंट। फाइन। ये याद रखिएगा ये गर्म जलधारा है, ये पूर्वी क्षेत्र में पड़ रही है और इसी प्रकार से जो है ये चलते हुए आगे जाएगी। फाइन। पर यहां याद रखिएगा कि ये जो जलधारा है ये इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। अब देखिए एक जलधारा इसकी ऊपर की तरफ, जैसा हमने पहले देखा था, ये ऊपर की दिशा में जाएगी और इसकी एक जो है वो स्ट्रीम इस प्रकार से नीचे की तरफ जाएगी। याद रखिए जहां पर ये जाएगी ये उस स्थान पर मरुस्थल का निर्माण कर देगी और याद रखिए यहां इसे जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए याद रखिए ये जो करंट आपको दिखाई देगा इस प्रकार से ऊपर की दिशा में, ध्यान से देखिएगा, इसे कहा जाता है, ये जो ऊपर वाला है इसे कहा जाता है अलास्का करंट। और इसी प्रकार से याद रखिएगा यहां पर जो करंट आता है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो करंट आता है ये करंट वास्तविकता में किस तरफ जा रहा है, ये करंट थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, बट याद रखिए एकदम नीचे नहीं जाएगा। फाइन। एरिया बड़ा है, हमारा मैप छोटा है। फाइन। इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, तो याद रखिए ये अलास्का करंट है और ये जो करंट है इसे नॉर्थ पैसिफिक या प्रशांत, उत्तरी प्रशांत का करंट कहते हैं, जलधारा कहते हैं। याद रखिए ये यहां पड़ती है
तो आपको यहां पर जो है वो तापमान थोड़ा सा ऊपर आता हुआ महसूस होता है। फाइन। अब ये याद रखिए, इस करंट के कारण अलास्का वाले एरिया से जो है यूएसए कनेक्टिविटी, या फिर आप कह सकते हैं यूएसए यहां पर अपने नेवल कमांड्स को ट्रिगर कर पाता है या एग्जीक्यूट कर पाता है। फाइन। तो थोड़ा सा ये तापमान बढ़ा देते हैं। अब इसी प्रकार से याद रखिए, देखिए ये दोनों जलधाराएं आई, एक ऊपर की तरफ चली गई, एक नीचे की तरफ चली गई। एक जो ऑस्ट्रेलिया के साइड आई, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट विली विली को इंटेंसिफाई करा। इसके अलावा क्यूरोशिवा करंट, ये क्यूरोशिवा करंट जो है एक ऊपर गया और एक नीचे के साइड आया, नॉर्थ प्रशांत, जो उत्तरी प्रशांत कह लीजिए या नॉर्थ पैसिफिक कह लीजिए, और एक अलास्का जलधारा। इसी प्रकार से ध्यान दें, याद रखिएगा कि यहां से फिर आपको जो है वो ठंडी जलधारा आती हुई दिखाई देगी। अब ध्यान दीजिए, याद रखें, जो ठंडी जलधारा इधर से चलना प्रारंभ करेगी, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, ये जो जलधारा इधर से चलना प्रारंभ करेगी, ये कुछ इस प्रकार से जो है वो चलते हुए आगे आएगी, और याद रखिए ये इस तरीके से इस स्थान पे पहुंचेगी। इस करंट को हम क्या कहते हैं, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, इस करंट को हम कहते हैं हम्बोल्ट करंट। और याद रखिए हम्बोल्ट कौन थे, तो हम्बोल्ट वाज टीचर ऑफ चार्ल्स डार्विन। हम्बोल्ट वो व्यक्ति थे जिन्होंने अमेजन नदी को जो उसके प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में पार करा था। और याद रखिए इन्होंने बुक भी लिखी थी, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मानव अगर मानव की तरह जीवित रहना चाहता है तो उसे कभी भी अमेजन के जंगलों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये बड़े ज्योग्राफर थे, इन्होंने ही जो है एक समय पर वर्ल्ड के नक्शे बनाए थे, और सबसे पहले यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि वर्ल्ड के नक्शे पर अगर आप विश्व के मानचित्र को देखें तो जो महाद्वीपों की बॉर्डर है ये आपस में मिलती हुई दिखाई देती है। 1801 से 1845 के बीच में जो है इनका ये स्टेटमेंट था। इसके पहले भी कुछ लोग थे और इसके बाद भी कुछ लोग आए, जैसे मैंने HMS चैलेंजर की बात करी थी और जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर था। फाइन। तो यहां याद रखिए कि ये जो क्षेत्र आपको दिखाई देता है, यहां पर इसका नाम ही है हम्बोल्ट करंट। फाइन। ये ठंडी जलधारा है, और याद रखिए विश्व की कुछ सबसे ठंडी जलधाराओं में से एक है। यही कारण है कि आप पाएंगे कि इसके एक तरफ जो है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल दिखाई देता है, जिसे कहा जाता है आटाकामा मरुस्थल। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण यहां पर जो मरुस्थल सबसे शुष्क था, जहां पर बीते 25 सालों में केवल 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई थी, एक दिन में 25 सेंटीमीटर वर्षा हुई, और हाईली डिस्ट्रक्टिव रेनफॉल था। ये सब कुछ क्यों? क्योंकि पेरू के जल का तापमान अचानक बढ़ जाता है, अर्थात हम्बोल्ट करंट जो है वो वीक हो जाता है। इसे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हम्बोल्ट करंट है। इसी तरीके से याद रखिए कि ऊपर से भी एक ठंडी जलधारा आती है। कौन सी है जलधारा? तो याद रखिए इसे कहा जाता है वास्तविकता में क्या, इसे कहा जाता है, जस्ट अ सेकंड मैं आपको यहां पर भी दिखा दूं, ताकि अगर आप इस मैप से ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास करें तो आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसे कहा जाता है ओयाशिवा। फाइन। ये ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट हो जाएगा जब मैं PDF में से कन्वर्ट करूंगा। तो हमने बेसिकली आगे की स्लाइड्स में जो है वो बैकग्राउंड ब्लैक करा, इसलिए उसका बैकग्राउंड भी जो है वो ब्लैक हो गया था। फाइन। जस्ट अ फ्यू सेकंड, इसे कहा जाता है ओयाशिया करंट या ओयाशियो करंट, ओयाशियो करंट। फाइन। ये याद रखिए, ये याद रखिए कि ये करंट चलता हुआ आएगा। अब जहां ये मिलेगा, मैंने जैसा आपको बताया कि उस स्थान पर जो है वो फिशरी हॉटस्पॉट का निर्माण होता है। विश्व का दूसरा सबसे रिच फिशरी हॉटस्पॉट में से एक है बेसिकली कुरिल का एरिया, जो जापान के सामने वाला क्षेत्र है वो। और याद रखिए, जब ज्योग्राफी डिराइव्स द कल्चर, आप पाएंगे कि जापान सी फूड का कल्चर है, सी फूड कल्चर जापान में दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण आपको दिखाई देगा कि इस स्थान पर क्या है, इस स्थान पर फिशरी हॉटस्पॉट है। एक तो जापान के पास बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल एरिया नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है जापान के पास कृषिगत भूमि नहीं है। दूसरा टेक्टोनिक एरिया में आता है। तीसरा यहाँ पर जो है आसपास फिशरी हॉटस्पॉट हैं, तो ज़्यादातर ये डिपेंड करता है किस पे? फिशेस पे। फाइन। जापान लड़ चुका है युद्ध फिशरी हॉटस्पॉट के लिए ही रशिया जैसे देश से। फाइन। तो आई थिंक आप सभी इस चीज़ को बेहतर तरीके से अब अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फाइन। तो इस प्रकार से याद रखिए कि ये करंट चलना स्टार्ट करता है। अब देखिए ये दोनों बिल्कुल पास पास हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं। अब मेरा करंट थोड़ा सा लहरता हुआ इसलिए दिखाई देगा क्योंकि इसे डिस्टेंस ज्यादा जाना है, पर याद रखिए ये दोनों पास पास हैं। ओके, ये दोनों चीजें जो है आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से आपको ये करंट आता हुआ दिखाई देगा। और याद रखिए करंट आकर टकराता कहाँ है? तो ये टकराता है वास्तविकता में इस प्रकार से कैलिफोर्निया के एरिया में। यहां से निकलता है तो इसे कहा जाता है क्योशिवा करंट, और जब ये इस स्थान पर पहुंचता है तो याद रखिए इसका नाम हो जाता है कैलिफोर्निया करंट। फाइन।
तो ये कैलिफोर्निया करंट जो है आपको इस स्थान पर दिखाई देगा और इसी कारण जो है यहाँ पे कैलिफोर्निया मरुस्थल या फिर आप कह सकते हैं कैलिफोर्निया का डेजर्टिफाइड एरिया, इसका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको जो है वो प्रशांत महासागर के अंदर जलधाराएं दिखाई देती हैं। इसे कहा जाता है पैसिफिक ओशन करंट। फाइन। तो आई थिंक ये पोर्शन आपको जो है बेहतर तरीके से क्लियर हो चुका है। प्रशांत महासागर की जलधाराएं आप समझ चुके हैं। ये दोनों नाम जो है वो सेम रहेंगे। इक्वेटोरियल करंट, इसे कहा जाता है इक्वेटोरियल करंट, या फिर मैं कहूं विषुवतरेखीय जलधारा। प्रशांत महासागर की विषुवतरेखीय जलधारा और उत्तरी और फिर दक्षिणी। इसी प्रकार से काउंटर भी दिखता है यहां पर। बस आपको एक बार काउंटर इक्वेटोरियल करंट अर्थात प्रति विषुवतरेखीय जलधारा का कारण पता होना चाहिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है, इसके एक एरिया में अब याद रखिएगा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आ चुका है। अब अगले ही डायग्राम में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आएगा और गेम ओवर हो जाएगा। फाइन। तो आइए अब हम अंतिम इसके जो पार्ट है उस पर प्रवेश करते हैं। याद रखिए आपको इस प्रकार से जो है यहां पर दिखाई देगा, इसे कहा जाता है अफ्रीका। इस तरीके से आप चलते हुए आएंगे तो याद रखिए कि ये जो पोर्शन आपको दिखाई देता है इसे कहा जाता है अरब का प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा। ये रेड सी, ये गल्फ ऑफ पर्शिया। फाइन। इधर पे आपको जो है वो दिखाई देगा उत्तरी जो है भारत का प्रायद्वीपीय भारत वाला पार्ट। और इसी तरीके से जो है यहाँ पर आप पाएंगे तो ये पोर्शन आपको एक दिखाई देगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक पोर्शन दिखाई देगा और इस तरीके से जो है आप चलते हुए यहाँ कंप्लीट कर पाएंगे। फाइन। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर इंडोनेशिया का द्वीप दिखाई देगा, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इंडोनेशियन आर्क ऑफ आइलैंड, ये है बेसिकली एरिया और ये बनकर रेडी है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से इक्वेटर को गुजारूं तो आपको कुछ इस प्रकार से गुजरती हुई दिखाई देगी। चलिए, ये कुछ इस तरीके से। फाइन। अब देखिए यहां पर याद रखिएगा कि जो इंडियन ओशन है या मैं कहूं जो हमारा हिंद महासागर है, जो इंडियन ओशन है, याद रखें कि ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण नहीं है का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखिए। आपको दिखाई देगा उत्तरी अगर मैं कहूं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों से कनेक्ट होते हैं सारे सागर। फाइन। लेकिन इंडियन ओशन कनेक्ट नहीं होता और साउथ ओशन बाय डिफॉल्ट नहीं ही होता। आप देखें प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर के ऊपर भी उत्तरी और नीचे आपको दक्षिणी दिखाई देगा। अटलांटिक में भी ऊपर उत्तरी और नीचे दक्षिणी दिखाई देगा, कनेक्टेड है। लेकिन चूंकि हमारा हिंद महासागर कनेक्टेड नहीं है, इस कारण आप पाएंगे कि यहां पर जलधाराएं जो है वो कुछ इस प्रकार से फुल्ली डेवलप नहीं हो पाती। तो आप पाएंगे कि यहां से एक जलधारा चलती है, इसे कहा जाता है हमारे हिंद महासागर की दो जलधाराएं। याद रखिए कि ये दोनों इस प्रकार से चलती हैं और भारत के केस में ये इस प्रकार से आते हुए यहां से रोटेट करते हुए चली जाती है। बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं दिखाई देता, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। फाइन। बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं है क्योंकि फुल्ली डेवलप नहीं हो पाती। एरिया में बहुत सारे द्वीप हैं और हवाओं का लगातार जो है वो प्रवाह होता रहता है। याद रखिए यहाँ पर ITCZ का मूवमेंट ज्यादा होता है। फाइन। इसी कारण आपको जो है ये फुल्ली डेवलप होते हुए दिखाई नहीं देते। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ हमारे मरुस्थल है और यहाँ मैंने गर्म जलधारा बनाई है। हमारा मरुस्थल गर्म जलधारा के कारण या ठंडी जलधारा के कारण नहीं बना है, ये अरावली के मॉनसून की पवनों के समानांतर हो जाने के कारण बना है। मैंने पहले भी बताया जहां कुछ उगता नहीं है उसे मरुस्थल कहते हैं। और हमारा जो थार वाला मरुस्थल है वहां कुछ क्यों नहीं उगता, क्योंकि अरावली के पर्वत जो है मानसूनी हवाओं को रोकते नहीं है, जिससे वो ऊपर नहीं जाती और वर्षा नहीं कराती। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहां पर तापमान या फिर यहां पर मरुस्थल का निर्माण इससे रिलेटेड नहीं है। फाइन। अब ध्यान से देखिए, याद रखिएगा कि यहां आपको एक द्वीप दिखाई देता है। फाइन। ये द्वीप मैं थोड़ा सा जानबूझकर दूर बना रहा हूं ताकि मैं करंट गुजार पाऊं। यहां ध्यान दीजिए, याद रखें कि ये एक करंट गया, ठीक, और ये एक करंट गया। ओके, ये है कौन सा करंट, तो याद रखिए ये है साउथ अर्थात दक्षिणी इक्वेटोरियल करंट, यानी कि विषुवतरेखीय जलधारा किसकी, इंडियन ओशन की, हिंद महासागर की। फाइन। अब देखिए एक जलधारा जो अंदर की तरफ गई है, याद रखिए इसे कहा जाता है मोज़ेम्बिक की जलधारा। फाइन। इसका नाम है मोज़ेम्बिक। और ये याद रखिए जो इस तरफ आई है इसे कहा जाता है मेडागास्कर की जलधारा।
मेडागास्कर करंट या जलधारा। फाइन। और ये याद रखिए, ये दोनों ही करंट आपस में मिलते हैं, जब मिल जाते हैं तब इसे कहा जाता है कौन सी जलधारा, याद रखिए, तब इसे कहा जाता है अगुलहस की जलधारा। फाइन, अगुलहस करंट। फाइन, तो याद रखिएगा ये करंट जो अगुलहस करंट है ये किसके मिलने से बनता है, तो ये मोजाम्बिक करंट और मेडागास्कर करंट इसके मिलने से बनता है। और याद रखिए कि ये दोनों आते कहां से हैं, तो ये साउथ इक्वेटोरियल करंट ऑफ इंडियन ओशन अर्थात दक्षिण जो हमारा हिंद महासागर है उसकी विषुवत-रेखीय जलधारा के बाइफरकेट विभाजित होने के कारण ये बनते हैं। फाइन, इसी तरीके से याद रखिए कि यहां से जैसा मैंने आपको बताया कि ठंडी जलधारा चलना प्रारंभ करती है, जस्ट अ सेकेंड, ये चलते हुए जो है इस प्रकार से आएगी और याद रखिएगा कि ये इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी भाग है वहां हिट करेगी। और याद रखिए जहां पश्चिमी भाग में ये हिट करती है, फाइन, ये है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और याद रखिए इसी कारण आपको जो है वो ग्रेट सैंडीज विक्टोरिया सिम्पसन गिब्सन ये सारे मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में दिखाई देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में आपको जो है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट दिखता है या पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा दिखाई देती है और यही जलधारा जो है यहाँ पर जो है मरुस्थलों का निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो ये बेसिकली हमारा पोर्शन क्लियर है, बनकर रेडी है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारा कुछ जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका है। फाइन, तो देखिए हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने देख लिया एग्जैक्टली कि महासागरीय जलधाराएं क्यों बनती हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। फाइन, फिर हमने इसे जो है वो मॉडल से समझा कि एग्जैक्टली मॉडल क्या कहता है। फाइन, और इसके साथ ही फिर हमने ये देखा कि अलग अलग एरिया में जलधाराएं किस प्रकार से ट्रिगर होती हैं। मैं ये मानकर चलता हूं कि जो मेरा बेस्ट नॉलेज है, जो मेरा बेस्ट नोन है, वो मैं आप तक पहुंचा पाने में सफल रहा हूं। फाइन, देखिए ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अगर जो है वीडियो में यहां तक आए हैं तो मैं मानकर चलता हूं कि आप सभी के लिए ये जो है वो वैल्यूफुल रहा होगा। तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप इसे YouTube पर शेयर करें या फिर अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं तो आप इसकी PDF को शेयर करें या इसे इस प्रकार से कुछ शेयर करें। आपका इंस्टाग्राम हो या जो भी हैंडल्स आप यूज करते हो आप उसे थोड़ा सा इसे प्रमोट करने का प्रयास करें, क्योंकि समय के साथ जो है वो धीरे धीरे करके जो एंगेजमेंट है वो थोड़ा कम होता जाता है सीरीज में खासकर। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसे पुश करें, तो मैं उन टॉपिक्स को आप तक लेकर आऊंगा जो वास्तविकता में यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और अदर आप कहीं पर उन्हें सामान्यतः नहीं देखेंगे। और आप सभी इससे लगातार जुड़े रहें। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।